10 नवंबर 2025 शाम के लगभग 7 बज रहे थे। दिल्ली की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने लगती है, लेकिन लाल किले के आसपास का ट्रैफिक वो अपनी पूरी रवानगी पर होता है। बिल्कुल। और तभी एक जोरदार धमाका होता है और मतलब सब कुछ बदल जाता है। हाँ। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक सफेद कार अचानक एक आग के गोले में तब्दील हो जाती है। आज हम इसी घटना के गहराइयों में उतर रहे हैं। और हमारे पास जो जानकारी है वो कई न्यूज रिपोर्ट्स, शुरुआती जांच के दस्तावेज और कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है। हाँ। और इन्हीं के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस शाम असल में हुआ क्या था। बिल्कुल। हमारा मकसद साफ है, तथ्यों को अफवाहों से अलग करना और इस उलझी हुई गुत्थी की परतें खोलना। क्या ये एक सोचा समझा आतंकी हमला था, या फिर कोई भयानक हादसा? और सबसे बड़ा सवाल, इस धमाके के पीछे कौन है? तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली के दिल में हुए उस धमाके की पड़ताल, जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये सवाल सिर्फ इस एक घटना तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी सुरक्षा, हमारी तैयारियों और हमारे सामने खड़े खतरों के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। सही बात है। इस धमाके की जगह, इसका समय और जिस तरह से ये हुआ, वो इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बुनियादी चीजों पर आते हैं। घटना क्या थी, कहाँ हुई और कब हुई, ताकि सबको एक साफ तस्वीर मिल सके। जरूर। तो तारीख थी 10 नवंबर 2025 और घड़ी में शाम के 6:52 हो रहे थे। पीक आर मतलब? बिल्कुल पीक आवर। वो वक्त जब दफ्तरों से लौटते लोगों की वजह से दिल्ली की सड़कों पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। और जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, जो चांदनी चौक जाने वाले रास्ते पर है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार थी, जो धीमे ट्रैफिक में रेड लाइट पे खड़ी थी जब उसमें अचानक धमाका हो गया। हाँ। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से एक और दिलचस्प बात सामने आई है। क्या? पता चला कि ये कार दोपहर करीब 3:19 पर पास की ही सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में पार्क की गई थी। अच्छा, इसका मतलब है कि ये गाड़ी उस बेहद संवेदनशील इलाके में लगभग 3.5 घंटे से मौजूद थी। 3.5 घंटे? हाँ, ये एक बहुत अहम सुराग हो सकता है। नुकसान की बात करें तो शुरुआती रिपोर्टों ने कम से कम 8 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि की। और धमाका काफी तेज था, है ना? आसपास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा था। हाँ, धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई और गाड़ियों में भी आग लग गई। यहाँ एक बात सोचने वाली है। शाम का पीक ट्रैफिक, लाल किले जैसा ऐतिहासिक और भीड़-भाड़ वाला इलाका, ये किसी भी हमले के लिए एक बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। अगर धमाका थोड़ा और शक्तिशाली होता तो तबाही का मंजर कुछ और ही होता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही बात इस केस को एक साधारण आतंकी हमले से अलग करती है। अगर मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था, तो फिर धमाका उतना शक्तिशाली क्यों नहीं था? हाँ। यहीं से जांच की वो पहेली शुरू होती है जिसने एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भी उलझा कर रख दिया है। हाँ, और यहीं पर मामला सच में दिलचस्प हो जाता है। सबूत एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रहे। एक तरफ फॉरेंसिक टीम की शुरुआती रिपोर्ट है, हाँ, जो कहती है, जो इशारा कर रही है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट और शायद आरडीएक्स जैसे हाई ग्रेड मिलिट्री विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ हो सकता है। आरडीएक्स? आरडीएक्स का नाम आते ही किसी भी जांच एजेंसी के कान खड़े हो जाते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर बड़े और प्रशिक्षित आतंकी संगठन ही करते हैं। तो ये तो सीधे सीधे एक सोची समझी आतंकी साजिश की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, कहानी में यहीं एक बड़ा मोड़ है। दूसरी तरफ घटनास्थल से मिले सबूत इस थ्योरी पर पानी फेर देते हैं। कैसे? पुलिस का कहना है कि धमाके वाली जगह पर कोई गड्ढा यानी क्रेटर नहीं मिला है। आमतौर पर आरडीएक्स ऐसे विस्फोटक से जमीन में गहरा गड्ढा बन जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, एक और चौंकाने वाली बात है। क्या? अस्पताल में भर्ती घायलों में से किसी को भी वो छर्रों से लगने वाली चोटें, स्प्लिंटर इंजरीज नहीं आई हैं। ओहो। आतंकी अक्सर बम में कीले, बॉल बेयरिंग या छर्रे भर देते हैं ताकि वो छिटक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को घायल कर सकें। इस बम में ऐसा कुछ नहीं मिला। तो एक मिनट, इसका मतलब है कि एक तरफ हमारे पास आरडीएक्स जैसे शक्तिशाली विस्फोटक के इस्तेमाल का शक है। हाँ। और दूसरी तरफ धमाका इतना कमजोर है कि न कोई गड्ढा बना, न ही कोई छर्रा निकला। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने फॉर्मूला 1 कार का इंजन एक पुरानी मारुति 800 में लगा दिया हो। बहुत सटीक एनालॉजी है। इंजन तो जबरदस्त है, हाँ। पर गाड़ी उसे संभाल ही नहीं पाई। बिल्कुल, और यही जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ सुरक्षा सूत्रों का तो यही मानना है कि या तो बम बनाने वाला कोई नौसिखिया था, या फिर ये बम असमय यानी प्रीमेच्योर फट गया।
हो सकता है कि इसे किसी और बड़ी जगह पर ले जाया जा रहा हो और ये रास्ते में ही फट गया। अगर ऐसा है तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि इस गाड़ी में विस्फोटक लेकर जा कौन रहा था और कहाँ जा रहा था। क्या किसी संदिग्ध का नाम सामने आया है? हाँ, जांच एक नाम के इर्द गिर्द घूम रही है, डॉक्टर उमर उन नबी। शुरुआती तौर पर ये गाड़ी उसी के नाम से जुड़ी पाई गई है। अच्छा। एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं और उसके बैकग्राउंड को खंगाल रही हैं। लेकिन एक और कनेक्शन है जो इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना रहा है। आप फरीदाबाद वाले मामले की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। इस धमाके से कुछ ही हफ्ते पहले फरीदाबाद में एक छापे के दौरान 2900 किलो विस्फोटक का एक बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया था। 2900 किलो, ये तो कल्पना से भी परे है। हाँ, 2900 किलो, ये बहुत बहुत बड़ी मात्रा है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इन दोनों मामलों में कोई सीधा लिंक मिला है? अभी तक एजेंसियां इसे आधिकारिक तौर पर जोड़ नहीं रही हैं, लेकिन वो इस एंगल पर बहुत गंभीरता से काम कर रही हैं। सोचिए, अगर ये लिंक सच साबित होता है तो लाल किले का धमाका एक बहुत बड़ी और भयानक साजिश की सिर्फ एक छोटी सी झलक हो सकता है। बाप रे! ये सवाल उठता है कि क्या ये विस्फोटक उसी जखीरे का हिस्सा था, और अगर हाँ, तो बाकी का हजारों किलो विस्फोटक कहाँ है? ये सवाल जांच की दिशा को पूरी तरह से बदल देता है। और ये इस पूरी अक्षमता वाली थ्योरी को भी चुनौती देता है। मतलब जो लोग लगभग 3000 किलो विस्फोटक जमा कर सकते हैं, क्या वो इतने नौसीखिए होंगे कि एक छोटा सा कार बॉम्ब भी ठीक से ना बना पाएं? सही सवाल है। या फिर जैसा आपने कहा, ये बस एक नाकाम कोशिश थी और असली खतरा अभी भी बाहर है। यही इस केस का सबसे बड़ा विरोधाभास है। क्या हम एक अनाड़ी गुट को देख रहे हैं जो बड़ी मुश्किल से एक नाकाम धमाका कर पाया, या हम एक बहुत ही शातिर और सक्षम संगठन के एक छोटे से हिस्से की नाकामी देख रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने बयान में यही कहा है कि किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता और जांच हर एंगल से की जा रही है। इस सब का मतलब क्या है? लाल किले पर धमाका होना कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भारत की पहचान का, हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। बिल्कुल। और इसका हिंसक घटनाओं से एक पुराना नाता भी रहा है। हाँ, इस जगह का प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा है। हमें साल 2000 का वो हमला नहीं भूलना चाहिए, जब आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने लाल किले पर हमला किया था। हाँ, जिसमें सेना के जवान शहीद हुए थे। हाँ, जिसमें सेना के 2 जवानों समेत 3 लोग मारे गए थे। उस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसलिए इस जगह पर होने वाली छोटी से छोटी घटना को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जाता है। शायद इसी वजह से कि इस धमाके के बाद जो सुरक्षा प्रतिक्रिया हुई वो बहुत तेज और बड़े पैमाने पर थी। हाँ, बहुत तेज। कुछ ही मिनटों में पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनएसजी कमांडोज, फॉरेंसिक टीमें, देश की लगभग हर बड़ी एजेंसी मौके पे पहुंच गई। बिल्कुल। और ये प्रतिक्रिया सिर्फ इस धमाके के जवाब में नहीं थी, ये अतीत के हमलों की याद और भविष्य के खतरों की आशंका पर भी आधारित थी। सही बात है। जब लाल किले जैसे प्रतीक पर हमला होता है तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियां दुनिया को ये संदेश देना चाहती हैं कि वो कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है। भले ही सबूत कितने भी विरोधाभासी क्यों न हो, वे इसे सबसे बुरे संभावित परिदृश्य, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो के तौर पर ही देखेंगे। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे हाथ क्या लगता है? हमारे पास एक जानलेवा धमाका है। हाँ। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। एक तरफ आरडीएक्स का शक, दूसरी तरफ एक कमजोर धमाका। एक संदिग्ध का नाम है और फरीदाबाद में मिले हजारों किलो विस्फोट से एक संभावित कनेक्शन है। तस्वीर अभी भी बहुत धुंधली है। और यही धुंधलका हमें कुछ बेहद जरूरी अनसुलझे सवालों पर लाकर खड़ा कर देता है। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, क्या ये जानबूझकर किया गया हमला था या रास्ते में विस्फोटक ले जाते समय हुआ एक हादसा? दूसरा, अगर ये एक बम था तो ये इतना अधूरा, इतना कमजोर या असमय क्यों फटा? क्या बनाने वाले अनाड़ी थे या कोई और वजह थी? तीसरा, इस साजिश के पीछे कौन है? क्या ये डॉक्टर उमर उन नबी अकेला था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? और उनका असली मकसद क्या था? क्या ये कार कहीं और जा रही थी? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली में कोई बड़ा सक्रिय आतंकी नेटवर्क मौजूद है जिसके बारे में हमें पता नहीं? और क्या फरीदाबाद का जखीरा और लाल किले का धमाका उसी नेटवर्क की करतूतें हैं? इन सभी विरोधाभासी सबूतों को एक साथ रखकर देखें तो हम एक पहेली के बीच में खड़े हैं, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद इस घटना की सबसे बड़ी कहानी खुद धमाका नहीं बल्कि इसके पीछे के लोगों की काबिलियत या शायद नाकाबिलियत है। ये एक बहुत ही डराने वाला
लेकिन दिलचस्प विचार है कि हम शायद किसी बहुत बड़ी तबाही से सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि हमलावर अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। हाँ, और यही हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। इस पूरी घटना को हम कैसे देखें? क्या ये एक नए, कमजोर और अनुभवहीन खतरे का संकेत है जिसे आसानी से काबू किया जा सकता है? या फिर